हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बेहतर होंगे। मैं श्रीकांत मौर्य एक बार पुनः आप सभी का अपने चैनल श्रीकांत मैथ्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल मैंने आपके लिए जो है अच्छा खासा प्रेजेंट कर रखा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली जो वीडियो मेरे भाइयों ने देखा है आप लोगों ने, वहाँ पे मैंने इस सवाल से रिलेटेड एक सवाल बहुत ही अच्छे से पूरे बेसिक के साथ और शॉर्टकट दोनों रूल वहाँ पे मैंने बता रखे हैं। हालांकि इस सवाल को लाने का मेरा यहाँ पे केवल दो मकसद है। मैंने जो सवाल इस टाइप का मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है, उसी से रिलेटेड ये सवाल बिल्कुल दिया गया है। हालांकि यहाँ एक नया शब्द आपको देखने को मिलेगा जो है दक्ष करके। दक्ष क्या है, इसको ही समझाने के लिए मैंने इस सवाल को यहाँ पे लिया है। दक्ष का मतलब होता है भैया क्षमता। तो दक्ष शब्द के लिए आपको परेशान नहीं होना है। दक्ष का मतलब सीधे आप क्षमता समझेंगे। चलिए बस समझाता हूं कैसे सवाल को करना है। हालांकि जिन लोगों ने देखा है उसे पता होगा, इससे पहले की वीडियो में मैंने अच्छे से करवा रखा है इस टाइप के सवाल को, लेकिन वहां पे मैंने केवल दो ही रूल बताया था। यहाँ मैं आपको एक नया अच्छा खासा नियम बताने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहिए। चलिए, यहाँ पे दिया गया है कि ए एक काम 12 दिनों में कर सकता है। आप बात गौर से सुनिए। इस सवाल का पूरा निचोड़ मैं आपको समझा दे रहा हूं। सबसे पहले गौर से सुनिएगा। यहां इस सवाल में दो कैंडिडेट ए और बी आपको दिए गए हैं। ए की अगर बात करें तो ये जो है 12 दिन में कोई काम है उसको कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि ए एक काम कोई है 12 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर बी के रिलेशन में ए की जो है क्षमता की बात की जाए तो यहाँ पे बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। मतलब क्या है? अब आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूं। इस पूरे सवाल का सबसे जो मेन और अच्छी लाइन है वो ये है, जो यहां से लेकर के यहां तक आपको दिया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर इस प्रश्न का दिया गया है। अगर ये लाइन यहां से लेकर के आप यहां तक समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपने सवाल का 90% चीज अच्छे से कंट्रोल में कर लिया है। चलिए मैं कैसे सिखाता हूं आपको, जरा देखिएगा। यहां दिया गया है कि बी जो है ए की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है तुलना में या कह लीजिए आप अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। 50% अधिक दक्ष का मतलब क्या हुआ? दक्ष का मतलब क्षमता वाला है। तो यहां से एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो बी है वो डायरेक्टली ए के ऊपर डिपेंड है। मतलब ए की जो भी क्षमता होगी उसी से 50% अधिक क्षमता बी की बन जाएगी। कैसे, जरा समझिएगा। यहाँ पे दो कैंडिडेट हैं मेरे भैया, ए और बी करके मैंने दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट कर रखा है। तो इन दोनों की यहाँ पे केवल दो ही चीज ली जाएगी। एक तो क्षमता हम लोग लेंगे और दूसरा मेरे भैया समय लेंगे। बस इन्हीं दो चीजों को बस पकड़ करके आपको लाना है। तीसरे किसी भी चीज की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कैसे, जरा देखना। यहाँ ए और बी की सबसे पहले हम लोग क्षमता निकालेंगे। क्षमता का मतलब होता है मेरे भैया ई। क्षमता को हम लोग इस्तेमाल ई से हालांकि प्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं तो ये बात आप ध्यान रखिए, क्षमता का प्रेजेंट वाला जो चीज होता है वो ई होता है। तो अब हम लोग क्षमता ए और बी की निकालने वाले हैं। हमें बस प्रश्न में इतना कहा गया है कि बी जो है ए की तुलना में 50% ज़्यादा है। मतलब ए की तुलना में 50% ज़्यादा है। कहने का मतलब ए की कितनी क्षमता है हमें पता नहीं है। तो एक चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि जिनकी क्षमता या जो भी चीज़ें नहीं पता होती, हम उसे परसेंटेज में 100 के बराबर बिल्कुल मान लेते हैं। मतलब कहने का है ये है कि ए की जो क्षमता होगी ये मेरे भैया आप डायरेक्टली 100% मान लेंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? चलिए, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो जैसे ही मैंने ए की क्षमता 100% माना, तुरंत हमारे दिमाग में आया कि भैया ए की जो भी क्षमता होगी उसी से 50% ज़्यादा बी होगा। तो इससे 50% ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ? भैया आप अच्छे से जानते हैं कि 100 से 50% ज़्यादा का मतलब 150% ही होता है। चलिए, अब इतना काम तो आप बिल्कुल आराम से
कर ही लेंगे। अब एक नया काम आपको सिखाता हूँ कि ये जो बड़े बड़े डाटा आपको दिख रहे हैं क्षमता वाले, इनको आप काट पीट करके थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। छोटा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इनके बीच ला करके आप रेशियो लगा लीजिए। रेशियो एक ऐसा गणितीय मेथड होता है जो बड़े से बड़े सवाल के डाटा को छोटे करने में यूज किया जाता है। तो यहाँ से एक लाभ ये हुआ कि यहाँ से रेशियो रेशियो कट जाएगा, ये 50 तिहाई में 150 हो जाएगा और ये 50 दूनी में आपका 100 हो जाएगा। और रेशियो का ये चिन्ह आप आराम से लगा करके इसे 2:3 में आप बना सकते हैं। ये जो निकल के आया है ये वास्तव में दिए हुए क्षमता का एक छोटा सा रूप निकल करके आ जाता है। तो ये आ गए मेरे भैया क्षमता। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक चीज़ नई बिल्कुल याद दिलाने वाला हूँ। क्या दिलाने वाला हूँ कि आपकी जो क्षमता होती मेरे भैया ये व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के। क्या ये बातें मैंने नहीं बताई है? मैंने बताया है इससे पहले वाले वीडियो में कि जो क्षमता होता है ई, क्षमता को प्रेजेंट करते हैं ई से और समय को प्रेजेंट करते हैं टी से। मतलब जो क्षमता होता है ये टी के बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ? इसका ये तात्पर्य होता है कि अगर जो भी क्षमता आपकी होगी उसी का उल्टा कर देंगे तो आपका समय निकल करके आ जाएगा। कहने का मतलब ए का जो क्षमता 2 आया है इसी को अगर आप पलट देते हैं तो आपका समय निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पलटेंगे कैसे? यहाँ पलटने का मतलब 2 को 1/2 नहीं लिखेंगे भाई, समझे आप? ऐसे इसको 3 को 1/3 नहीं लिखेंगे। यहाँ के लिए एक अलग नियम आप समझिए। नियम वही है, बस मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपके लिए बेहद आसान होगा। तो यहाँ से अगर मुझे क्षमता पता चल जाती है ए और बी की क्षमता मुझे पता चल जाती है 2 और 3, तो समय निकालने के लिए बिल्कुल इन्हीं रेशियो को हम लोग उल्टा कर देंगे। मतलब ए और बी का अगर हमें समय निकालना है तो इसी क्षमता का जो रेशियो है इसी को बिल्कुल हम लोग उल्टा कर देंगे। मतलब 3 यहाँ आ जाएगा आगे और 2 पीछे चला जाएगा। मतलब इस तरीके का एक नया रेशियो आपको मिल जाएगा जो कि ए और बी इन दोनों कैंडिडेट के लिए समय बना देगा। क्या आप मेरी बात समझ पे आए? तो मतलब कहने का क्या है कि अगर क्षमता आपको पता चल जाती है तो क्षमता का बिल्कुल उल्टा करने पे मतलब ये चीज़ आपको मिल जाएगा और यही चीज़ जो निकल के आएगा उल्टा करने पर वही ए और बी कैंडिडेट का समय हो जाएगा। चलिए मैं आपको लेकर के आगे चलता हूँ, समझ गए होंगे आप बात को। चलिए यहाँ सवाल दिया गया है कि ए एक काम 12 दिनों में कर सकता है। मैं एक बार सवाल पे आपको ले चलता हूँ। यहाँ ए एक काम 12 दिनों में कर सकता है ये प्रश्न वालों ने बोल रखा है। हालांकि प्रश्न में 12 दिन दिया गया है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर बात करें, अगर हमारे अकॉर्डिंग ए की बात करें तो समय ए का यहाँ पे 3 दिख रहा है। हालांकि प्रश्न के हिसाब से चलें तो प्रश्न में 12 होना चाहिए। भाई साहब दोनों जगह की डाटा बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जगह 3 होगा तो एक जगह 12 होगा। भाई एक ही चीज़ है, ए एक ही तो व्यक्ति, इसी व्यक्ति का समय दिया गया है। इसी व्यक्ति का समय प्रश्न में 12 दिया गया है और इसी व्यक्ति का समय हमने जो है 3 निकाला है। तो बताइए आप, एक ही व्यक्ति का 2 अलग अलग समय कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दोनों हर जगह बराबर होने चाहिए। मतलब 12 अगर प्रश्न में दिया है तो 12 यहाँ मेरा भी होना चाहिए। तो यहाँ 12 होने का मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। इसे आप 12 आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसी में ला करके आप 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 से गुणा करके ये 12 आपका बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस तरीके से एक के जो काम करने के टोटल दिन हैं 12 वो निकल करके आ जाते हैं। चलिए आपको एक बात और बताता हूँ। जिस तरीके से आपने यहाँ गुणा किया 3 में 4 का, उसी तरीके से 3 से जुड़ा हुआ जो रेशियो 2 है उसमें भी आपको 4 से गुणा कराना पड़ेगा। क्योंकि ये नियम होता है कि रेशियो में जुड़े हुए दोनों डाटा जो भी हों, अगर एक में आप किसी चीज़ का गुणा कराते हैं तो उसी से आपको दूसरे वाले डाटा में भी गुणा कराना पड़ेगा। चलिए तो इसमें अगर आप 2 का गुणा 4 का गुणा कराते हैं तो ये 4 2 से गुणा करके मेरे भैया 8 बन जाएगा। कहने का मतलब
यहाँ पे बी का टोटल दिन भी निकल करके आपको मिल जाएगा। ये तो मेरे भैया आपका ए वाला टोटल दिन है, तो ये वाला जो निकल के आएगा ये बी का टोटल दिन आपका निकल करके आराम से मिल जाएगा, जो कि आपको प्रश्न में निकालना भी था। यहाँ बोला भी गया है कि बी वही काम करने में कितना दिन लेगा या कितने दिन में करेगा। तो भैया हमारा जैसे हमने इसको बनाया वैसे हमने इसको बना लिया और हमारा आराम से आंसर भी बन गया। तो इस तरीके से अगर बी के बारे में पूछा जाए कि बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो आप कहेंगे भैया बी जो है वही काम 8 दिन में कर देगा, जो काम 12 दिन में ए ने किया था। क्या आप बात समझ पाए? चलिए अगर ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। चलिए इसका एक शॉर्टकट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसा कि हमने इससे पहले वाले सवाल में अच्छे तरीके से करवा रखा है। ये मेथड 1 हो गया, मैं आपको मेथड सेकंड दिखाता हूँ। तो मेथड सेकंड में आपको कुछ करना नहीं है, ये बिल्कुल जिन भाइयों ने इससे पहले वाले वीडियो को देखा होगा उन्हें अच्छे तरीके से ये बात ज्ञात हो गया होगा कि मेथड सेकंड किस तरीके का मैं दिखाने वाला हूँ। हालांकि मेथड सेकंड में आपको कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको जो है एक फार्मूला बताने वाला हूँ, जो इससे पहले की वीडियो में मैंने सवाल करवाते वक्त अच्छे तरीके से वहाँ मैंने डेरिवेशन करके निकलवाया था। क्या निकलवाया था मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ मैंने निकलवाया था कि दोनों की जो क्षमताएं होती हैं वो उनके समय के व्युत्क्रमानुपाती होती, मतलब कुछ इस तरह के फार्मूले हमने वहाँ पे अच्छे से निकलवाए हुए थे। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी समस्या होती है तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को छोड़ करके ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। चलिए कैसे फार्मूला यूज करेंगे मैं आपको समझाता हूँ, ज़रा समझिएगा। यहाँ पहले जो चारों के चारों शब्द दिए गए हैं, मैं चारों शब्दों का पहले आपको मतलब समझा देता हूँ। यहाँ पे E1 दिया गया है और ये T1 दिया गया है। मतलब ये जो 1 वाला 1 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप ए से रिलेट करेंगे। मतलब क्या है? मतलब हमारा कैंडिडेट दो ही तो है भैया, हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, एक ए वाला है और एक मेरे भैया डी वाला है। तो ए वाला जो है पहले आता है ना, बी वाला सेकंड नंबर पे आता है, तो ए है फर्स्ट नंबर पे। तो फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट नंबर जहाँ जहाँ लिखा होगा, तो ये फर्स्ट वाला नंबर जो होगा ये ए वाले चीज़ को रिलेट करेगा, और बी जो है सेकंड नंबर पे आता है, तो ये जो सेकंड नंबर वाला टी और सेकंड नंबर वाला ई है, इसका मतलब सेकंड नंबर का टी और सेकंड नंबर का ई जो है ये बी के लिए रखा गया है। क्या आप मेरी बातें समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ से मैंने आपको दोनों का बिल्कुल शब्दों का चारों का मतलब समझा दिया है। अब आपको कन्फ्यूजन यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ। मैंने कहा ए जो है फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो फर्स्ट जहाँ जहाँ लिखा है ये फर्स्ट ई और फर्स्ट टी जो है इसका मतलब ए के साथ रिलेट करेगा, और जो बी है वो सेकंड नंबर पे आता है, तो इसका मतलब सेकंड नंबर का टी और सेकंड नंबर का ई जो होगा वो बिल्कुल सेकंड नंबर मतलब बी वाले के साथ रिलेट करेगा। अब इन्हीं चारों में से किसी तीन की वैल्यू आप ला के रखेंगे और चौथा आप यहाँ से हल करके निकाल लेंगे। तो कौन सी तीन वैल्यू आपको दी गई है, जरा मैं आपको ढूंढ करके यहाँ से दिलवाता हूँ प्रश्न में से। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि ए एक कार्य 12 दिनों में करेगा, तो ए का जो काम करने का दिन है वो 12 दिया गया है, मतलब काम करने का दिन 12 दिया गया है, समय जो है 12 दिया गया है, और ए का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन का समय मतलब T1 आपको दिया गया है, तो T1 की वैल्यू आपको 12 दिया गया है, तो मतलब T1 के स्थान पे आप 12 लिखोगे, T2 के स्थान पे कुछ नहीं लिखना है तो उतार लो, और T1 के स्थान पे आप भैया 12 नोट कर लीजिए, ये आपको दिया गया है। चलिए अब E1 और E2 की बात करते हैं, तो देखा जाए तो E1 का मतलब क्या होगा? E1 का मतलब यहाँ से अब आपको पकड़ना पड़ेगा, बी ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। अब आप समझिएगा मेरी बात, अगर इन्होंने कह दिया कि बी जो है ए की अपेक्षा 50% अधिक है, 50% अधिक होने का मतलब ये है कि ए का ये जो है 150% बन रहा है। बात आप समझ आए? मतलब बी जो है ए का 50% अधिक है, तो अधिक होने का मतलब ए का 150% होगा,
कौन? बी वाला। बात समझे? चलिए, इस तरीके से ए इसके नीचे आ जाएगा। तो अगर आप देखें तो बी बाई ए बनेगा, और ये चीज़ लिखेंगे तो 150/100 आप आराम से नोट कर लीजिए। भाई परसेंटेज वैल्यू, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100 ही तो होता है। तो इस तरीके से 150/100 मिल जाएगा। काटेंगे तो आपको 50 तिहाई और ये 50 दूनी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब B/A की जो क्षमता है वो 3/2 मिल जाएगी। अगर इसको चाहें तो आप पलट लीजिए। पलटने का मतलब ये A/B बन जाएगा और ये भी पलटा जाएगा। भैया जब इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, मतलब ये चीज़ आपको 2/3 मिल जाएगी। अगर देखें तो ए और बी की जो क्षमता होती है, ए और बी की क्षमता, ए की क्षमता का मतलब, ए की क्षमता का मतलब E1 हो गया, और बी की क्षमता का मतलब मेरे भैया E2 हो गया। कोई दिक्कत? इनका रेशियो अगर देखें तो ये रेशियो 2/3 के बराबर आपको मिल जाता है। कहने का मतलब E1 और E2 जो आएगा वो 2/3 के बराबर मिल जाएगा। तो E1 और E2 की वैल्यू 2/3 जो निकल के आई है वही मान ला करके आप यहाँ पे रख देंगे। तो इस तरीके से आपका एक नया ढांचा निकल करके मिल जाएगा। अगर हल करें तो हल कैसे करेंगे? ये 3 कम 3 कर लीजिए और ये 3 चौका 12 कर लीजिए। 4 का तिर्यक यहाँ गुणा कराएंगे 2 में तो ये 4 दूनी 8 मिल जाएगा। 1 का गुणा T2 में कराएंगे तो आपको बिल्कुल वही चीज़ T2 देखने को मिल जाएगी। तो T2 की वैल्यू आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और T2 का क्या मतलब होता है? T2 का मतलब है मेरे भैया B के द्वारा वही कार्य करने में लिया गया समय है। तो यहाँ से भी आप अच्छे तरीके से इस सवाल का सलूशन पा सकते हैं। ऑप्शन पे जाएं तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका पुनः एक बार फिर से राइट हो जाता है। चलिए, तो इस तरीके से चाहे आप लगाइए चाहे आप इस तरीके से लगाइए, हर एक तरीका आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद अच्छा होगा। चलिए, मैं आपको एक नए सवाल की तरफ ले चलता हूँ। सवाल को एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। सवाल बड़े अच्छे लेवल का है। हालांकि ऐसे सवाल अगर मैं आपको बताऊं तो ये सीजीएल की प्री का सवाल है जो काफ़ी अच्छे लेवल का है और कई दफ़ा ये पेपर में देखने को भी मिला है। तो ये आजकल अपने वनडे एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतर तरीके से पेश किया जाता है, जो कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को आप एक बार अच्छे से पूरे सवाल को पढ़ लीजिए ताकि लगाते वक्त आपको कोई भी समस्या नज़र ना आए। चलिए, मैं आपको बेशक इसका हर एक छोटा से छोटा भाग समझाते हुए चलता हूँ। यहाँ दिया गया है कि नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। एक चीज़ आप पहले बात समझ लिया करिए, अगर इस तरीके से खर्च को परसेंटेज में दिया जाए तो आप पहले उसकी टोटल आय अपने दिमाग में 100% बना लीजिए, क्योंकि हमें लास्ट में निकालना क्या होता है? टोटल आय ही हमसे पूछा जाता है ऐसे प्रश्नों में। तो दिमाग में तुरंत आप ऐसे प्रश्नों को देखते ही टोटल आय अपने दिमाग में 100% बना लिया करिए। तो 100% अगर हम टोटल आय अपने दिमाग में बनाते हैं तो उस टोटल 100% का 20% जो है मकान के किराए पर खर्च कर देती है। अब आपसे मैं पूछता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमने टोटल आय जो है मेरे भैया, कुल हमने आय जो है यहाँ पे माना हुआ है 100%। आप बिल्कुल आराम से समझिएगा, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। हमने टोटल आय अपने दिमाग में 100% मान लिया है। तो इस टोटल आय का अगर 20% देखा जाए तो मकान के किराए पर खर्च होता है। एकदम आराम से समझाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता आप समझते रहिएगा, कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है। मकान के किराए पर मेरे भैया 20% खर्चा हो रहा है। तो एक बात दिमाग में आई कि अगर 20% 100% टोटल कमाई से 20% अगर मकान किराए पे खर्च होता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 80% अभी भी हमारे पास शेष बचा हुआ है। यही तो बात हुई भैया, ये हमारा मकान के किराए पे खर्च हो गया, मकान किराए पर खर्च हुआ है। तो एक बात मैं आपको डायरेक्टली बता देना चाहता हूँ, मकान के किराए पर खर्च हुआ है या किसी भी कहीं पर भी खर्च हुआ है, किसी भी काम में कुल मिला के खर्च हुआ है कि नहीं, ये बताइए। तो बस ये वाला बात आपको समझना है कि खर्च हुआ है, चाहे वो मकान के किराए पे खर्च हुआ हो, चाहे खाने पे खर्च हुआ हो, चाहे वाहन पे खर्च हुआ हो, कहीं भी खर्च हुआ हो,
खर्च हुआ ना, तो मतलब ये अब खर्च हो चुका है 20%। इस 20% जो खर्च हुआ है, इससे अब हमें कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो खर्च हो ही चुका है। जो बचा हुआ शेष है, अब मेरे भैया इस पे हम लोग बात करेंगे ना। जो खर्च हो गया उस पे बात करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो जो शेष बचा है, केवल उस वाले डाटा को हम पकड़ेंगे जो खर्च हो चुका, इसको हम लोग बिल्कुल अपने दिमाग से हटा देंगे। बात आप समझ गए। चलिए आगे ले चलो। तो दिया गया है शेष का। शेष का मतलब यही तो शेष है। इसी शेष का 70% मेरे भैया घरेलू मदों पर खर्च करती है। मतलब इसी शेष का देखा जाए तो 70% मेरे भैया वो फिर से खर्च कर देती है। तो शेष यही था मेरा। इस शेष का 70% उसने क्या किया मेरे भैया, घरेलू सामानों पर घरेलू खर्च। ये कुल मिला के आप समझ लीजिए घरेलू खर्च हो गया। तो जब 70% मेरे भैया घरेलू खर्च हो गया, इसका मतलब साफ है कि इसका मतलब अभी भी 30% मेरे पास सुरक्षित बचा हुआ है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? भैया 80% का 70% जो है घरेलू खर्च हो गया, तो 70% खर्च हुआ, मतलब 30% अभी भी सुरक्षित है, बचा हुआ है। समझे आप भैया? अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 80% का 70% कैसे खर्च हो गया, 30% कैसे बच गया। तो मैं उनको जरूर ये बात से वाकिफ करा दूं कि 80% का मतलब एक ऐसा डाटा है जो अपने आप में 100% की अहमियत रखता है। कहने का मतलब आप 80% इसे मत देखिए। ये 80 लिखा हो, चाहे 50 लिखा हो, चाहे 10% लिखा हो, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। ये डाटा मेरे भैया अपने आप में 100% की अहमियत रखता है। तो इसको आप 100% की नज़र से देखिए। तो इस 100% में 70% खर्च हुआ, तो मतलब 30% अभी भी हमारे पास बचा हुआ है। चलिए आगे अगर ले चलूं तो दिया है कि यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। तो कुल आय जो है मुझे बताना है। कुल आय मेरे भाई मैंने 100% माना है। तो कहने का मतलब इसी 100% की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो कैसे हम निकालेंगे 100% का मान, अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जरा देखिएगा, यहाँ पे पहले मैं आपको ले चलूँ। बोला गया है कि वह 3600 रुपये की बचत करती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिए। प्रश्न वालों ने कहा कि भैया 3600 रुपये की बचत करती है वो लड़की, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग अगर देखा है तो भैया 100% का 80% शेष बचा था, फिर 80% का मेरे भैया 30% शेष बचा। ये चीज़ें तो खर्च हो चुकी है ना। तो इस डाटा से हमें कोई भी मतलब नहीं। ये डाटा हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। समझे आप? तो यहाँ से हम अपने ये जो हमने अपना एक ढांचा बनाया है, इस ढांचे से अगर देखें तो बचत हमारा कितना हुआ, जरा देखना। 100% टोटल कमाई है, 100% में से 80% बचत हुआ है, और 80 का फिर जाके 30% बचत हुआ। कहने का मतलब 100 गुणे 80% फिर गुणे 30% की बचत हमारे पास हुई है। मतलब क्या मैं कहना चाहता हूं भैया कि 100% का 80%, मतलब का मतलब गुणा 100% का 80%, फिर का लगाएंगे, फिर 30%। इतना बचत हमारे अकॉर्डिंग हुई है। हमारे इस पूरे ढांचा से इतने की बचत निकल करके आती है। ये बचत निकल के आई है। बात समझ में आई हमारे अनुसार। लेकिन प्रश्न के अनुसार 3600 रुपये की बचत बन रही है। मतलब हमारे अनुसार जो बचत आई है और प्रश्न के अनुसार जो बचत दी गई है, दोनों को हम करा देंगे आपस में बराबर। वास्तव में दोनों बचत ही तो व्यक्त कर रहे हैं भैया। हमारे अनुसार बस थोड़ा सा इस टाइप का ढांचा तैयार हुआ है, और इनके अनुसार 3600
रुपए में तैयार हुआ, बस फर्क तो यही है। लेकिन बचत तो दोनों तो है ना, तो ये भी बचत है मेरे भैया, ये भी बचत है, तो दोनों बचत आपस में करा देंगे बराबर। तो इसको ला करके आप यहाँ पे बराबर करा दीजिए। क्या कुछ बातें समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा ये एक अच्छा सा समीकरण बन जाता है। अब इसको सॉल्व करके आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का मतलब 100% का मतलब हमारी कुल आय है, और कुल आय ही हमसे पूछा गया है। तो कुल मिला के हमें ये कुल आय मतलब 100% को डिस्टर्ब नहीं करना है, इसी को तो निकालना ही है। तो इसे डिस्टर्ब हम लोग नहीं करेंगे। बाकी इन तीनों को आप आराम से डिस्टर्ब करके काटिए पीटिए, कोई टेंशन नहीं। चलो काटते हैं कैसे। चलिए मैं आपको कैसे सिखाता हूँ, जरा सीखना। 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 2 0 कट गए तो 1% आपका खत्म हो गया। बात समझे? मतलब 1 0 यहाँ का, 1 0 यहाँ का, 2 0 मिलेंगे तो 1% का साइन खत्म हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे सर? अब आराम से काटो ना। देखो अभी ध्यान देना, ये परसेंटेज का साइन यहाँ पे बचा हुआ है, बिल्कुल ध्यान देना। इससे काट लीजिए आराम से। कितनी बार में? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये डबल जीरो आपका बचा हुआ है। मैं कहता हूँ बिल्कुल इसकी भी झंझट मैं यही भी क्लियर करवा देता हूँ। कैसे सर? यहाँ से परसेंटेज और यहाँ का डबल जीरो कट जाएगा। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। यहाँ का परसेंटेज यहाँ के डबल जीरो को ख़त्म कर देगा कि नहीं? बताइए। नहीं ख़त्म कर पाएगा। समझे? ये गड़बड़ तरीका है, ऐसे कभी भी ख़त्म मत करना। कुछ मेरे भाई ऐसा दिमाग लगा रहे होंगे, इसीलिए मैंने उनको समझा दिया। ऐसा आप कभी भी नहीं कर सकते। ये चीज़ें गुणा में दी गई थी, इसीलिए मैंने परसेंटेज का जो साइन था इन 0 0 से कटा दिया। ये डबल जीरो को उठा करके इस परसेंटेज से मत कटाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझे? चलिए ये परसेंटेज अभी भी मेरे पास सुरक्षित बचा हुआ है। तो 3 से 36 कटेगा 12 बार में, और डबल जीरो ये जो बचा हुआ है इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। चलिए अब यहाँ पे बचा है 8, 8 से इसको काटिए। कितने? 8 एकम 8, और ये 8 पचे 40, और एक जीरो बचा है तो जीरो को पीछे चिपका दीजिए। चलिए अब यहाँ परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो परसेंटेज का मतलब अगर 1/100 है तो 100 जो नीचे आएगा वो तिरछा जाके 15 में गुणा करा लेगा। मतलब हमारे कहने का मतलब 100% जो होगा, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा लिख भी लेता हूँ। 100% और गुणे में मेरे भैया ये परसेंट का साइन बचा हुआ है, और बराबर में आपका 150 हो गया है। चलिए हमने जो बचा था नोट कर लिया, कोई भी हमने यहाँ पे अपनी कलाकारी नहीं दिखाई है, जैसे जो बचा हमने नोट कर लिया। चलिए अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, ये तो पता ही है। तो परसेंटेज का जो साइन है इसका मतलब होता है 1/100। परसेंटेज की साइन का मतलब 1/100 ही होता है। समझे? तो उसको नोट करेंगे, और बराबर में 150 है उसको नोट करिए। 100 का तिर्यक यहाँ गुणा करा देंगे तो इधर बचेगा केवल और केवल 100% जो हमें निकाल करके लाना है। तो 100 का यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा तो ये 150 बन जाएगा मेरे भैया इस तरीके से 15,000। तो 100% की वैल्यू रुपए में आएगी मेरे भैया 15,000। यही चीज़ आपको निकाल के ले आना था। तो मतलब हमारी कुल आय जो 100% हमने माना है वो 15,000 रुपये के बराबर निकल करके आ जाएगी। ऑप्शन पे चलें तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये पूरा का पूरा मैंने डिटेल आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए चाहते तो इस सवाल को एक लाइन में भी करके हम निकल सकते थे, लेकिन असली मुद्दा क्या है कि सवाल आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। केवल सॉल्यूशन या लगा करके जल्दी जल्दी निकल जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं आपको एक लाइन में यही सवाल लगा के दिखाता हूँ, बस थोड़ा सा आप इंतजार। चलिए इस सवाल को एक आपको सॉल्यूशन और दिखाता हूँ। हालांकि मैं आपको इस बात से परिचय करा दूं कि अभी जो सॉल्यूशन मैंने इस सवाल का कराया है उसी बेस का मैं एक नया मेथड आपको दिखाने वाला हूं। हकीकत तो ये है कि जो दिखाने वाला हूं ये चीज़ आपने अभी अभी देख लिया है, लेकिन इसी का मैं एकदम छोटा सा रूप बना करके आपको दिखाता हूं। कैसे बनाऊंगा ये चीज़ आपको दिमाग में पकड़ना है। चलिए बिल्कुल हमें क्या निकालना है? हमें टोटल आय निकालनी है। किसकी? नीलम की
टोटल आय हमें निकालनी है, बात समझना। तो टोटल आय अगर हम देखें परसेंटेज में, तो हमारी टोटल आय मेरे भैया परसेंटेज में 100% मानी जाती है। क्या आप यहाँ तक संतुष्ट हैं? हमारी टोटल कुल आय निकालनी है नीलम की, तो परसेंटेज में कुल आय मेरे भैया 100% मान ली जाती है। तो हमारी टोटल हो गई आय 100%। चलिए अब अगर देखें आगे, तो ये नीलम अपनी आय का मतलब 100% का, यही तो इनकी आय है। तो अपनी आय का मतलब 100% का 20% मकान के किराए पर खर्च कर देती हैं, मकान के किराए पर खर्च कर देती हैं, ठीक है। तो 20% मकान के किराए पे खर्च जो किया है, अब आप यहां से एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जो चीज वो खर्च कर दे रही है जितना परसेंट, उसको हमें नहीं लेना है, लेकिन जो चीज बच रहा है उसे पकड़ना है। बात समझे? जो खर्चा हो रहा है उस डाटा को हमें नहीं लेना है। जो खर्चा हो चुका वो तो हो ही चुका भाई, उस पर क्या बात करना। जो बचा हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे। मतलब 20% इन्होंने जो मकान के किराए पे खर्च किया है, इससे हमें कोई भी मतलब अब नहीं लेना है, वो तो खर्च हो ही चुका। तो 20% खर्च हुआ, इसका मतलब बचा अभी 80% तो है ना। तो इसका मतलब इस टोटल कमाई का अभी भी मेरे पास 80% बचा हुआ है, समझे? मतलब इतना पैसा अभी भी हमारे पास सुरक्षित है। चलिए अगर आगे चलें, तो शेष का 70% घरेलू पे खर्च करते हैं। शेष का मतलब यही तो हमारे पास बचा हुआ है। इसी शेष का अगर देखें, ये हमारे पास शेष है भैया, इसको ध्यान से सुनना। ये हमारे पास शेष बची हुई राशि थी, लेकिन इस शेष का 70% घरेलू खर्चों पे खर्च हो गया। तो 70% घरेलू पे खर्च हो गया, मतलब अभी भी 30% बच रहा है। भैया 70% खर्च हो गया ना, तो खर्च वाले से हमें कोई मतलब नहीं, जो बचा है उसको लेना है। तो 70 खर्च हुआ, मतलब 30% अभी बचा है। मतलब इस टोटल शेष का अभी भी मेरे भाई 30% जो है अभी भी बचा हुआ। मतलब ये लास्ट वाला जो शेष है ये निकल करके आपका आ गया, ये अंतिम शेष निकल करके आ गया। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हमारा एक अच्छा सा ढांचा यहाँ पे बन करके तैयार हो जाता है। तो ये रहा हमारा टोटल शेष बचत। बात समझे? टोटल कमाई का कुल बचा हुआ भाग ये हमें मिल करके आ जाता है। ये हमारे अकॉर्डिंग बचा हुआ शेष है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग बचा हुआ शेष कितना है? 3600 रुपये। तो हमारे अकॉर्डिंग जो बचा है और जो प्रश्न के अनुसार बचा है, दोनों को हम करा लेंगे बिल्कुल बराबर। क्योंकि भैया चाहे हमारे अनुसार बचत देखी जाए चाहे प्रश्न के अनुसार, है तो बचत ही ना। तो इसका मतलब हमारी बचत और प्रश्न वाले की बचत बिल्कुल हम करा लेंगे मेरे भैया बराबर। बताइए क्या यहाँ तक कोई तकलीफ? तो ये बराबर, इतना आप आराम से नोट कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन बात आपके दिमाग में ये जरूर रहे कि हमने कुल आय निकालना है। हमें करना क्या है? कुल आय निकालना है। और कुल आय हमने माना कितना है? 100%। तो इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालनी है। तो 100% को हमें डिस्टर्ब इसका मतलब नहीं करना है। मतलब 80%, 30% इनको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं और इसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल भी आप टच नहीं करेंगे। चलिए अब इसको हल करते हैं। कैसे? मैंने आपको हल करना बड़े अच्छे से समझा रखा है। चलिए कैसे करेंगे ज़रा आप समझिएगा। इसको मैंने मिटा दिया इसलिए ताकि डिस्टर्ब ना हो आप हल करते समय। तो ये एक ऐसे ढांचा मैंने समझाने के लिए ऐसे तैयार किया था, हालांकि आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे? मैंने समझाया था कि 1 0 यहाँ से 1 0 यहाँ से मिल करके 1% आपका ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ से अगर देखें तो ये 3 कम 3, 3 दूनी 6 के साथ ये डबल 0 लग जाएगा। चलिए अगर इसको काटें तो 150 बार में ये कट जाएगा, समझा? ये परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो 100 तिर्यक जब जाके यहाँ गुणा करेगा तो ये बन जाएगा 150 के साथ डबल 0 और लग जाएगा। इधर आपका केवल 100% बचेगा। तो कहने का मतलब 100% की वैल्यू मेरे भाई
15,000 रुपया निकल करके आ जाएगी। 100% का मतलब नीलम की कुल आय है। समझे आप? तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी ए वाला आपका पुनः एक बार फिर से सही हो जाएगा। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए मैं आपको इसका एक नमूना, एक सॉल्यूशन अच्छा सा और दिखाता हूँ। बिल्कुल थोड़े समय के लिए आप बने रहिए। चलिए कैसे करेंगे ऐसे सवालों को, बिल्कुल गंभीरता से आप इसको समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि नीलम जितना कमाते हैं 20% मकान के किराए पे खर्च करती हैं। मैं कहता हूँ यही जो 20% डाटा दिया गया है इसे आप उठा करके नीचे लाइए। तो 20% मेरे भैया जो डाटा दिया गया है, ये डाटा जो है मेरे भैया ये खर्च वाला है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रही हैं? ये 20% डाटा जो है मकान के किराए पर खर्च हो रहा है। बात आप समझे? चलिए अगर आगे जाएं तो शेष का 70% घरेलू मदों पे खर्च हो रहा है। अब यहाँ पे आपको मैं समझा दूं, दिया गया है इसकी शेष का 70%। तो शेष का 70% जो घरेलू पे खर्च हो रहा है, ये शेष शब्द आपको अपने दिमाग में रखना ही नहीं है, बस केवल परसेंटेज वाला डाटा आप उठाइए। शेष का 70% खर्च हो रहा है कि शुरुआत का 70% खर्च हो रहा है, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। बस केवल आप डाटा उठाइए परसेंटेज वाला, जैसे यहाँ से उठाया था वैसे यहाँ से उठाइए बस। अब आपको कुछ भी करना ही नहीं है। समझ गए? चलिए तो यहाँ 70% किस पे खर्च हो रहा है भैया? घरेलू पे। कहीं भी खर्च हो रहा है उससे मतलब नहीं है। 70% खर्च हो रहा ना, तो उसी 70% को लेकर के आप आ जाइए नीचे। बात कुछ समझ में आई? ये हो रहा है खर्च, कुल मिला के ये भी मेरे भैया खर्च वाले ही श्रेणी में है। आगे जाएं तो दिया गया है यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है। ये अच्छी सी लाइन आपको दिया गया है, बस इसी पे गौर करना है। मतलब 3600 रुपया कुल खर्चा बर्चा करने के बाद उसके पास अभी भी सुरक्षित बचा हुआ है। तो जो खर्चा हो चुका है उस पे बात क्या करना यार भैया? 20% मेरा खर्चा हो चुका है, तो 20% जो खर्चा हुआ है, मैं अगर इसे रेशियो में आपको बना के दिखाऊं तो क्या 20% को आप ऐसे लिखोगे? और अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो क्या आप ऐसे लिख पाओगे क्या? मतलब 20% को अगर आप रेशियो में लिखोगे तो इसे मेरे भैया 1/5 ही तो लिखोगे। हमने परसेंटेज को बस रेशियो में चेंज किया है, अभी कुछ नया काम यहाँ पे नहीं किया है। नया अब करने वाला हूँ, जरा समझना। हमने देखा जाए तो ये 20% है क्या? खर्च है। और यही 20% तो हमने 1/5 बनाया है। तो आप 20% बोलो या इसे आप 1/5 बोलो। मतलब खर्च जो है हमारा 20% मतलब 1/5 हो रहा है। खर्च हमारा कितना हो रहा है? 1/5 हो रहा है। 1/5 का मतलब क्या हुआ? मतलब 5 अगर टोटल कमाई है तो उसमें से 1 रुपया आपका खर्च हो रहा है। 1/5 खर्च होने का क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि 5 टोटल हमारी जो कमाई है उसमें से 1 रुपया हमारा खर्च हो रहा है। इसका मतलब 5 में 1 रुपया खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब 4 रुपया आपका बच रहा है। कितने में सर बच रहा है? 5 रुपये में। बात समझे? मतलब 1/5 खर्च हो रहा है तो 4/5 जो है बच रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो ये वाला जो रेशियो आया है ये आया है आपका बचत वाला। क्या आप समझ पाए? ये वाला जो रेशियो है मेरे भैया ये खर्च वाला है और ये वाला आपका बचत वाला है। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ? चलिए नहीं हुई होगी। मैं आपको यही चीज यहां पर भी दिखाने वाला हूं जो हमने इस वाले के साथ किया है। रेशियो में बनाया है, रेशियो से हमने बचत निकाल लिया। सेम वही काम हम इस वाले के साथ भी करने वाले हैं। कैसे? 70% को अगर देखें तो 70/100 हम लोग आराम से लिख सकते हैं। 0 से 0 काट करके इसे 7/10 में चेंज कर सकते हैं। बताइए यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो ये 7/10 बन गया। कौन? 70% अब बन चुका है 7/10। मतलब है क्या ये? 70% था क्या आपका? 70% मेरे भाई खर्च ही तो था। अब खर्च को हम 70% नहीं बोलेंगे
बल्कि बोलेंगे कि खर्च जो है 7/10 हो रहा है, क्योंकि 7/10 ही तो भैया 70% है। तो खर्च हम पहले बोलते थे 70%, लेकिन अब 70% नहीं बोल करके 7/10 बोलेंगे। मतलब हमने जो है इस 70% को 7/10 बना लिया है। तो 70% क्यों बोले भैया, हम 70% को 7/10 बोलेंगे। बात समझे? तो मतलब खर्च कितना हो रहा है, 7/10। मतलब क्या होता है, 7/10 खर्च हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 10 रुपये की कमाई में से 7 रुपया खर्च हो रहा है। तो 10 रुपये की कमाई से 7 रुपया खर्च हो रहा है, तो इसका मतलब बच कितना रहा है, 3 रुपया ना भैया। 10 हमारी टोटल कमाई है, 7 रुपया हमने खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, बचा हमारे पास 3 रुपया। 3 रुपया बचा कितने में सर, 10 रुपये में। यही तो टोटल हमारी 10 रुपये कमाई थी, अब 10 में इसका मतलब 3 रुपया आपका बच रहा है। मतलब बोलेंगे आप 3/10 रुपया हमारे पास बच रहा है। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ? मतलब बचत हमारी 3/10 हो रही है, और ऊपर बचत कितनी हो रही थी, 4/5 हो रही थी। तो ये भी बचत निकल गया, ये भी बचत निकल गया। चलिए अब आपको यहाँ से 2 बातें और क्लियर करा दूँ। ऊपर वाला जो डाटा होता है रेशियो में, ये जो रेशियो आपने तैयार किया है अनुपात, इस अनुपात में, इन दोनों अनुपात में जो ऊपर वाला डाटा होता है, जैसे यहाँ 3 ऊपर वाला डाटा है, यहाँ 4 ऊपर वाला डाटा है, तो ये जो ऊपर वाले डाटा हैं 3 और 4, ये वास्तव में बचत होते हैं। बात समझे? ये जो डाटा होते हैं ऊपर वाले, ये वास्तव में बचत को व्यक्त करते हैं। और ये जो नीचे वाले डाटा होते हैं जैसे 5 और 10, ये जो डाटा होते हैं ये आपका कुल आय व्यक्त करते हैं। क्या ये बातें आप समझ पा रहे हैं? ये नीचे वाले डाटा मतलब 5 और 10 ये कुल आय व्यक्त करते हैं, और जो ऊपर वाले डाटा होते हैं 3 और 4 ये बचत को व्यक्त करते हैं। क्या ये बात आप समझ पाए? बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए कैसे बचत निकालेंगे जरा देखना। हमने केवल ये बताया है कि भैया 4 और 3 ये बचत व्यक्त करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि ये बचत हैं, ये बचत को व्यक्त करते हैं। तो टोटल बचत कैसे निकलेगी? तो 3 का 4 में गुणा करा दीजिए, मतलब 3 गुणे 4 कर दीजिए, तो 3 चौक बन जाएगा आपका 12। और यही जो 12 आपका बनेगा, यही वास्तव में मेरे भैया आपकी बचत निकल करके आ जाएगी। बताइए यहाँ तक कोई समस्या? इसी तरीके से अगर मैं 5 का और 10 का आपस में गुणा करा देता हूँ, तो 5 और 10 का गुणा जो 50 आएगा, यही मेरे भैया 50 इसकी कुल आय निकल करके आ जाएगी। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ आपको हुई? तो हमारी टोटल आय 50 निकल के आ गई, और हमारी टोटल बचत जो है 12 निकल करके आ गई है। लेकिन ये जो 12 और 50 आपने निकाला है, ये रुपए में नहीं भाई, ये रुपए में आंसर चाहिए, तो ये रुपए में नहीं है, ये तो हमने रेशियो से बनाया है ना, अनुपातिक मान से हमने जो है बचत और आय निकाला है ना। तो अनुपातिक मान से जो बचत और आय निकलती है वो इकाई में होती है, ना कि रुपए में। मतलब क्या हुआ, मतलब कुल आय हमारी यहाँ 50 इकाई बोली जाएगी, और हमारी कुल बचत यहाँ 12 इकाई बोली जाएगी, रुपए में नहीं बोली जाएगी। लेकिन हमें रुपए में आंसर देना है, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन और आपको करना पड़ेगा। कैसे, जरा देखना। यहाँ बचत हमारी आई है 12 इकाई, लेकिन प्रश्न में देखी जाए तो बचत है कितनी, 3600 रुपये। मतलब इकाई का रिलेशन यहाँ रुपए के साथ है, जोड़ सकते हैं। मतलब हमारे अनुसार बचत आई है 12 इकाई, लेकिन प्रश्न के अनुसार बचत आई है 3600 रुपये। तो हमारे अनुसार बचत और प्रश्न के अनुसार की बचत आपस में आप बराबर करा सकते हैं। मतलब हमारी ये जो 12 इकाई की बचत है वो आराम से 3600 रुपये के बराबर आप नोट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ आपको? बताइए, क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है? मतलब 12 इकाई 3600 रुपये के बराबर आपका बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। चलिए, लेकिन हमको तो निकालना क्या भैया, कुल आय निकालना है, और कुल आय है कितना, 50 इकाई। मतलब 12 इकाई की जो वैल्यू ये आई है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये 12 इकाई आप लिखिए अच्छे से,
ताकि आपको दिमाग में बैठा रहे। ये इकाई में रहेगा भैया, इसको आप दिमाग में बैठा के लिखिए। इसको अगर काटते हैं तो 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 36। कहने का मतलब एक इकाई की जो वैल्यू यहाँ से मिलेगी वो 300 रुपये की बराबर आपको देखने को मिल जाएगी। कोई तकलीफ यहाँ तक? कोई तकलीफ भैया? हमें 12 इकाई 36 रुपया मिला था, तो हमने 12 से 36 काट लिया, तो हमें एक इकाई की वैल्यू 300 रुपया निकल करके आ गई। कैसे काटा? ऐसे ही तो काटा, 12 एकम 12 और ये 12 तिहियाँ में 36 और डबल जीरो पीछे उतार लिया। तो इस तरीके से एक इकाई मतलब एक इकाई बराबर हमें 300 रुपया मिल जाएगा। तो एक इकाई अगर 300 रुपये के बराबर है तो 50 इकाई की वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि कुल आय हमें 50 इकाई यहाँ से मिली हुई है। तो इसका मतलब 50 इकाई की वैल्यू निकालना है। तो 50 इकाई को अगर लिखना चाहे, इसको इकाई में ही प्रेजेंट किया जाता है, हालांकि मैंने वैसे ही नोट कर दिया था। तो 50 इकाई हमारी टोटल आय है। तो 50 इकाई को अगर लिखना चाहें, इसको अगर लिखना चाहें 50 इकाई को, तो 50 गुणे 1 इकाई आप नोट कर सकते हैं। तो 50 को तो 50 ही रहने दो। 1 इकाई का मतलब यहाँ से निकल करके आया है मेरा 300 रुपये। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 1 इकाई यहाँ से ला करके आप 300 रुपया रख देंगे, यहाँ से गुणा कराएंगे तो आपको 15,000 रुपया मिल जाएगा। बताइए, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको हुई? ये आराम से आपका इस तरीके से इजीली लग जाएगा, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होगी। और ऑप्शन नंबर आपका पुनः एक बार ए वाला सही हो जाएगा। बताइए, क्या यहाँ तक कोई तकलीफ हुई? तो इस तरीके से भी सवाल आप अच्छे से समझ करके लगा सकते हैं। तो ये सवाल पे आपके 3 नियम हमने बता दिए हैं। जो भी आपको पसंद आता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, आप आराम से इसे नोट करके अपने कॉपी में नोट करके अच्छे से रिपीट कर लीजिए, ताकि ये बार बार आपको कभी भी ना भूले। चलिए, अभी इस क्लास को मैं यहीं पे रोकता हूँ। बाकी की जो सवाल अच्छे लेवल के हैं, इस पे मैं लेकर के अगले आने वाले वीडियो में प्रेजेंट हो जाऊँगा। तो आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।